10 दिन बीत चुके हैं, बलविंदर का कोई पता नहीं चला। उसकी लाश भी किसी को नहीं मिली। गांव में हर तरफ डर का माहौल है। चौपाल में गांव वाले इकट्ठा हैं। सभी के चेहरे सहमे हुए हैं। सरपंच जी, अब तो हम शादी में भी नहीं जाएंगे। वो रास्ता मनहूस है। बलविंदर भी नहीं लौटा। अब और किसकी बारी है? लड़की की शादी किसी और गांव में करवा दीजिए। यहाँ कोई बारात नहीं आएगी। हमने सुना है अब वहाँ 2 भूत घूमते हैं, एक लड़की और दूसरा वो काली परछाई जो गाड़ियों का पीछा करती है। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। सब लोग सर झुका लेते हैं। तभी सरपंच खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और हिम्मत दोनों झलकते हैं। डर डर कर कब तक जिएंगे? ये शादी हो या ना हो, लेकिन इस भूत का अंत मैं जरूर करूंगा। वो तुरंत अपनी जेब से पुराना टेलीफोन निकालता है और किसी का नंबर डायल करता है। हाँ, समय आ गया है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। गांव में आ जाओ। अब खेल खत्म करना है। फोन रखते ही सरपंच की आंखों में दृढ़ निश्चय चमकता है। गांव वाले एक दूसरे की ओर डर और आश्चर्य से देखते हैं। सरपंच जी, किसे बुला रहे हैं? जिसने मौत को हराया है वही अब इस भूत से लड़ेगा। 2 दिन बाद गांव में एक अजनबी बाइक से पहुंचता है। वो लंबा सादा कपड़े पहने हुए, बैग कंधे पर लटकाए हुए है। उसका नाम विशाल है, एक पैरानॉर्मल रिसर्चर। सरपंच विशाल से मिलते हैं। दोनों चौपाल में बैठते हैं। विशाल जी, हमारे गांव में एक बला है। लोग कहते हैं सुनसान सड़क पर एक लड़की भटकती है, लिफ्ट मांगती है और जो रुकता है वो मर जाता है। बलविंदर भी लापता हो गया। अब गांव वाले शादी में जाने से भी डर रहे हैं। सरपंच जी, मैं अंधविश्वास नहीं मानता। मैं इस बात को तर्क और सबूतों से देखूंगा। आज रात मैं खुद उस सड़क पर जाऊंगा। सरपंच थोड़ा राहत की सांस लेता है। रात हो चुकी है। चारों तरफ सन्नाटा है। बस कभी कभी झिंगुरों की आवाज। विशाल अपने बैग से वॉइस रिकॉर्डर, EMF डिटेक्टर, इंफ्रारेड कैमरा निकालता है और सड़क के किनारे अपने उपकरण सेट कर लेता है। अगर कोई आत्मा है तो मुझे जरूर कुछ ना कुछ संकेत मिलेगा। वो पूरे इलाके में आवाजें रिकॉर्ड करता है। कैमरे से हर दिशा में नजरें दौड़ाता है। कुछ घंटे बीत जाते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। ना कोई आवाज, ना कोई परछाई। सुबह होते ही विशाल गांव लौटता है। सरपंच जी, मैंने पूरी रात उस सड़क पर बिताई। मुझे कोई भूत प्रेत नहीं मिला। ये सब लोगों का वहम है। आप निश्चिंत रहिए। शादी उसी रास्ते से कराइए। सरपंच विशाल की बात से थोड़ा संतुष्ट नजर आता है। गांव में 3 दिन बीत चुके हैं। विशाल अब गांव में ही एक छोटे से कमरे में ठहरा हुआ है। रात का समय। कमरे में हल्की सी हवा चल रही है। पंखा धीमे धीमे घूम रहा है। विशाल गहरी नींद में है।
तभी टेबल पर रखा उसका वॉइस रिकॉर्डर अचानक अपने आप चालू हो जाता है। तूने मुझे नहीं सुना, तूने मुझे नजरअंदाज कर दिया। विशाल की नींद टूट जाती है। वो चौंक कर उठता है और तुरंत रिकॉर्डर बंद कर देता है। ये कैसे चालू हो गया? मैंने तो इसे बंद कर दिया था। वो थोड़ी देर रिकॉर्डर को देखता है, फिर कंधे उचकाकर वापस लेट जाता है। कमरे में एकदम सन्नाटा है। पंखा घूमता जा रहा है। विशाल आंखें बंद करता है, लेकिन तभी उसे अपने ऊपर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वो धीरे धीरे आंखें खोलता है और देखता है पंखे के ऊपर से एक आदमी का भयानक भूत उल्टा लटका हुआ है। आंखें लाल, मुंह से खून टपक रहा है। अचानक भूत जोर से चिल्लाता है, अब तुझे दिख रहा हूं ना? वो विशाल के ऊपर जोर से छलांग लगाता है। कुछ साल पहले का समय, रात का अंधेरा, वही सुनसान सड़क। 3 लोग, दिव्या, रोहन और बाला, हंसते हुए सड़क किनारे खड़े हैं। आज तक कितने लोगों को लूटा है दिव्या? गिनती भूल गई हूँ, लेकिन एक भी पकड़ में नहीं आया। लोग तो हमें भूत समझने लगे हैं। अच्छा है, डर के मारे खुद फंस जाते हैं। तभी सामने से एक गाड़ी आती है। ड्राइवर का नाम है रघु। दिव्या लिफ्ट मांगती है। रघु गाड़ी रोकता है और उसे बैठा लेता है। जैसे तय था, दिव्या बातों में उलझाकर रघु को जंगल की तरफ ले जाती है। और जैसे ही रघु गाड़ी से उतरता है, पीछे से रोहन और बाला उसके सिर पर वार करते हैं। लेकिन इस बार रघु बेहोश नहीं होता, वो वहीं गिरकर मर जाता है। अबे ये तो मर गया। हम तो बस बेहोश करते थे, ये तो सीधा मर गया। जल्दी से इसे यहीं गाड़ देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। तभी रघु की लाश को जंगल में गाड़ देते हैं। जैसे ही वो रघु की गाड़ी में बैठकर निकलने लगते हैं, सामने सड़क पर रघु का भूत खड़ा दिखता है। गाड़ी अपने आप लॉक हो जाती है। अंदर से धुआं भरने लगता है। तीनों बुरी तरह घबराते हैं। दरवाजा खोलो, खोलो। ये क्या हो रहा है? कोई बचाओ। धीरे धीरे तीनों दम घुटने से मर जाते हैं। वहीं उनकी भी आत्माएं बंध जाती हैं। अब रघु के अलावा ये तीनों भी भूत बन चुके हैं। अचानक विशाल की आंख खुलती है। ये क्या सपना था या सच? विशाल अचानक पसीने से भीगा हुआ नींद से जागता है। उसकी सांसें तेज चल रही है। ये सपना नहीं था, ये सच्चाई थी। रघु, दिव्या सब सच में मारे गए हैं और अब वही भूत बारात के पीछे हैं। वो घड़ी देखता है। आज ही सरपंच की बेटी की शादी है। मुझे ये शादी रोकनी ही होगी, वरना सब मर जाएंगे। रात हो चुकी है। गांव के लोग नाचते गाते ढोल नगाड़े बजाते हुए उसी सुनसान सड़क से बारात लेकर जा रहे हैं। चारों तरफ अजीब सी ठंडी हवा चलने लगती है। पेड़ जोर से हिलने लगते हैं, जैसे कोई अनजाना खतरा पास आ रहा हो।
सब लोग चौंक कर रुक जाते हैं, कई लोग पीछे हट जाते हैं। बच गए, वरना ये पेड़ तो सीधा हमारे ऊपर गिरता। तभी पीछे से एक भयानक हॉर्न सुनाई देता है। सब लोग पीछे मुड़ते हैं। ये कौन है? ट्रक में रघु का भूत साफ दिखाई देता है। उसकी आंखें लाल, चेहरा खौफनाक। ट्रक तेज हवन मारता हुआ बारातियों के बीच से गुजरता है। कई लोग जान बचाकर भागते हैं, कुछ लोग ढूंढ दिए जाते हैं। चीख पुकार मच जाती है। दुल्हा घोड़ी पर सरपंच और बारातियों के साथ दुल्हन के पास पहुंचता है। उनका स्वागत धूमधाम से किया जाता है। अरे, बारात तो आ भी गई। लगता है वो सरदार जी सही कह रहे थे, उस जगह कोई भूत नहीं है। वैसे भी मैंने जो देखा वो एक सपना था। पूरी शादी अच्छे से हो जाती है और दुल्हा दुल्हन सुहाग रात के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। आप कुछ खा लीजिए, थक गए होंगे ना। दुल्हा दूसरी तरफ मुंह करके रो रहा है और रोते रोते वो डरावने तरीके से हंसने लगता है। जैसे ही दुल्हन दूल्हे के कंधे पर हाथ रखती है। क्या हो गया आपको? दुल्हा रोता है, उसका मुंह खून से लथपथ है। वो भूत बन चुका है। दुल्हन चिल्लाती है। दुल्हा उस पर अटैक करता है। थोड़ी देर बाद विशाल अपने कमरे में सो रहा है। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है इतनी रात में? दस्तक बढ़ने लगती है। दस्तक अब तेज हो जाती है। कौन है? कौन है दरवाजे पर? लगता है कुछ गड़बड़ है। हम देखते हैं पूरी बारात भूत बन चुकी है और सरपंच का भूत विशाल के दरवाजे को तोड़ रहा है। उसके पीछे बाकी सारे बाराती हैं। विशाल डरते हुए अपने दरवाजे को देख रहा है, जो बस टूटने वाला है। बाहर से भूतों की डरावनी आवाजें आ रही हैं। एक कदम से दरवाजा टूट जाता